आइए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए हिंदी के कुछ टॉप 50 प्रश्नों का इस सेशन में शुरुआत करेंगे, जिसका एक प्रश्न में कम से कम आपको 3 से 4 फैक्ट मिलेंगे। उसको आप नोट बनाते जाइएगा। जो पहला प्रश्न है कि प्रत्येक में समास है। पहले तो हम सुने समास क्या है। समास का अर्थ भैया होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण यानी शब्दों के संक्षेपीकरण को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जो समास होता है, समास 6 प्रकार के होते हैं। उनका ट्रिक अक्सर क्लास में बताए हैं। अब तक दादा मतलब अव्ययी भाव, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्वंद्व और द्विगु। समास में देखेंगे दिया है प्रत्येक समास किस में आएगा। प्रत्येक हमारा क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अव्ययी भाव समास में अनु, आ, प्रति, भर, यथा, आवत ये जो शब्द होते हैं ये अव्ययी भाव समास में ही आते हैं। इसमें अव्ययी भाव समास में पहला पद उपसर्ग से जुड़ा होता है, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा प्रश्न है तिरंगा है। तिरंगा 3 रंगों के समाहार को क्या कहते हैं? तिरंगा यानी यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जो कहा न जा सके उसके लिए एक शब्द आता है, जिसे कहा न जा सके उसको हम कहते हैं अकथनी, अधन कथनी। कथन का मतलब होता है कहना, अ का मतलब नहीं। जो कहा न जा सके उसे अकथनी कहेंगे। आगे है समय के दृष्टि से उपर्युक्त, उसे हम क्या कहेंगे? समय के दृष्टि से उपर्युक्त उसे हम अनुकूल के नाम से जानते हैं। स्त्री एवं पुरुष का जोड़ा या पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा उसे हम दंपति कहते हैं। ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा। विलोम का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा। विलोम का शाब्दिक अर्थ उल्टा या विपरार्थक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विलोम। ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ हो जाएगा। गमन का विलोम शब्द बताइए। गमन का विलोम क्या होता है? आगमन होता है। अगला प्रश्न है श्री गणेश का विलोम शब्द है। श्री गणेश का विलोम क्या होता है? इतिश्री होता है। श्री गणेश का मतलब होता है प्रारंभ करना। इतिश्री का मतलब होता है अंत करना। अथ का विलोम क्या होता है? अथ का विलोम होता है अंत। अथ का विलोम क्या होगा? अंत। आगे देखेंगे भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से मिलकर बना है? तो संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है। भाष का अर्थ होता है कहना या बोलना। कहना या बोलना भाषा का अर्थ होता है। भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा 3 प्रकार की होती है। एक मौखिक भाषा होती है और दूसरी लिखित भाषा होती है, तीसरी सांकेतिक भाषा होती है। भाषा 3 प्रकार की होती है। विकल्प क्या हो जाएगा? डी। फिर हम मिलेंगे इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? कौन सा शुद्ध शब्द है? तो भस्म तो शब्द कोई होता नहीं, भीष्म होता है। हिंदू में छोटा उ का मात्रा होता है। जो शुद्ध शब्द होगा क्या? प्राण हमारा क्या है? शुद्ध शब्द है। संधि कितने प्रकार की होती है? अच्छा, संधि पहले जाने क्या होता है। संधि का मतलब होता है मेल, योग, संयोग या जुड़ना। उसको क्या बोलते हैं? हम संधि बोलते हैं। किसका मेल होता है? संधि में वर्णों का मेल होता है, उसे हम संधि कहते हैं। और जहाँ शब्दों का मेल होता है उसे हम समास कहते हैं। संधि जो होती है वो 3 प्रकार के होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वरों से स्वरों का मेल होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन से व्यंजनों का मेल होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल होता है। यानी संधि कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। महात्मा में कौन सा समास है? महात्मा में बहुब्रीहि समास होगा। इसका मतलब महान है जो आत्मा, उसका तीसरा पद प्रधान हो जाएगा। कौन सा? बहुब्रीहि समास। इनमें से कौन सा रस का भेद है? पहले तो शब्द आ गया रस। रस के बारे में जाने। रस क्या है? रस का मतलब आनंद होता है।
काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस का दूसरा नाम है नवरस। नवरस। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। भरत मुनि के अनुसार रस कितने होते हैं? तो भरत मुनि के अनुसार रस जो होते हैं वो केवल और केवल 8 होते हैं। ठीक, कहा है रस का कौन सा भेद है? तो रस जो होते हैं 9 रस, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, बीभत्स, भयानक, अद्भुत, शांत। तो इसमें कौन सा रस हुआ है? कौन सा भेद हो जाएगा? करुण जो है रस का भेद होता है, रूपक और उल्लेख इस रस का भेद नहीं होते हैं। आगे देखेंगे निम्न में नासिक के व्यंजन कौन है? तो हम जो देखते हैं नासिक के व्यंजन च, छ, ज, झ और इया। इया जो होता है वह नासिक के व्यंजन कहलाता है। च वर्ग का 5वां अक्षर नासिक के व्यंजन के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखें हिंदी अक्षरों में अयोगवाह वर्ण कौन सा है? अयोगवाह। अयोगवाह को अगर अलग अलग लिखे तो अ धन योग धन वाह। अ का मतलब होता है नहीं, योग का मतलब होता है जुड़ना, वाह का मतलब वहन करना। जो जुड़कर वहन नहीं कर सकते उन्हें हम क्या कहेंगे? अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कहते हैं। अर्थात किसके साथ? जो स्वर और व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं कर सकते उन्हें अयोगवाह कहते हैं। हिंदी में अयोगवाह की जो संख्या होती है वह केवल 2 होती है। एक का नाम है अंग और दूसरे का नाम है अह। अंग को हम अनुस्वार और अह को विसर्ग के नाम से जानते हैं। ये 2 वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। विकल्प हो जाएगा सी। संक्षेप में बताइए कि द्वित व्यंजन क्या है? द्वित व्यंजन कहने का मतलब जो व्यंजन पहले आधा हो और वही व्यंजन बाद में पूरा हो उसे हम क्या कहेंगे? द्वित व्यंजन। जैसे बच्चा है, कच्चा है, पक्का है, ठीक, दिल्ली है, फिर बिल्ली है। जो पहले आधा है और बाद में पूरा है उसे हम क्या कहेंगे? द्वित व्यंजन। अभी देखा जाए तो जो लिखा जाए स्वप्न, स्वप्न भी तो द्वित व्यंजन है। तो बिल्कुल स्वप्न द्वित व्यंजन नहीं है। क्यों नहीं है? यह एक गुच्छ वर्ण है और गुच्छ वर्ण कभी द्वित व्यंजन नहीं होते हैं। हो क्या जाएगा? दिल्ली। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वह क्या होती है? वर्ण। हिंदी में जो वर्ण होते हैं वह 52 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है बाबू 25। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4 और उष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4। ठीक, संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। 25, 4 29 और 4 33। 2 ठे हमारे पास द्विगुण होते हैं। द्विगुण कितने होते हैं? द्विगुण 2 होते हैं। ठीक, और साथ ही साथ 33 2 35। 25, 4 29 तो 4 33, 33 और 4 37, 37 और 2 39। और साथ ही साथ स्वर जो होते हैं स्वर 13 होते हैं। तो 39 में 13 जोड़ेंगे तो निकल के आएगा। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। आगे हम देखें 6 ध्वनि तरंगे आती हैं। 6 किसके अंतर्गत आता है? तो ये सब संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन कहने का मतलब ये होता है इसके अंतर्गत 4 व्यंजन आते हैं। एक का नाम है छ, ये आधा क और मूर्धा स से बना है। दूसरा है त्र, आधा त और र से मिलकर बना है। ज्ञ, आधा ज और य से मिलकर बना हुआ है। एक आता है स्र, मतलब तालु स और र से मिलकर बनता है स्र। तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वर्ण। अगला प्रश्न है, अभी देखे हैं कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो आधा ज और य से मिलकर बना हुआ है ज्ञ वर्ण। आगे हम देखेंगे घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कंठ से बोले जाने वाले वर्ण है क, ख, ग, घ, अंग। तो घ किस में आएगा? कंठ वर्ण में। तालु में आएगा च, छ, ज, झ, य। मूर्धा में त, थ, द, ध, न। दंत में प, फ, ब, भ, म।
उसके बाद ओष्ठ वर्ण में आते हैं, ओष्ठ में आते हैं प फ, दांत में आएंगे, दांत ओष्ठ में आते हैं प फ ब भ म। आगे हम देखेंगे जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिनके अंत में अ आता है उन्हें अकारांत, जिनके अंत में आ आता है उन्हें आकारांत, जिनके अंत में ई आता है उन्हें इकारांत कहते हैं, जिनके अंत में उ आता है उन्हें उकारांत बोलते हैं। ठीक, आगे हम देखेंगे सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। अगर हम मेन शब्द निकालना जान जाए तो प्रत्यय का मतलब होता है जो पीछे जुड़े, जो मूल शब्द में पीछे जुड़ता है, जो मूल शब्द में पीछे जुड़ता है वो प्रत्यय होता है, और जो मूल शब्द में आगे जोड़ता है वो उपसर्ग होता है। यानी सावधानी में सावधान हमारा मेन शब्द है, इसमें बड़ी प्रत्यय लगा है तो बनता क्या है सावधानी। सावधान हमारा मूल शब्द है, इसमें बड़ी प्रत्यय लगा हुआ है। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। श्याम व्यक्तिवाचक है, पानी द्रव्य या पदार्थवाचक है, नदी जातिवाचक है, लेकिन बचपन क्या है ये भाववाचक संज्ञा है। ऐसी संज्ञा जिसको नापा तौला नहीं जा सके। संज्ञा किसे कहते हैं, तो जितनी भी दुनिया में नाम है सारा नाम क्या है बाबू संज्ञा है। संज्ञा का ट्रिक हमेशा बताते हैं बीजेपी की सभा, यही 5 प्रकार की संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। आगे हम देखेंगे शिव का विशेषण क्या होगा। शिव का विशेषण क्या हो जाएगा, शैव हो जाएगा। भूतकाल के भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं, तो पहले तो हम जाने काल क्या है। काल का मतलब होता है समय, वो भी समय 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। फिर दूसरा होता है भूतकाल, भूतकाल के 7 भेद होते हैं। और एक होता है भविष्य काल, भविष्य काल के केवल और केवल 3 भेद होते हैं। तो भूतकाल के कितने भेद हो जाएंगे, 7 भेद हो जाएंगे। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है। बात आया कारक, कारक का मतलब होता है कार्य को करने वाला। कार्य को करने वाले को हम हिंदी में कारक कहते हैं। कारक कितने होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेद कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है कर्ता ने, दूसरा कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग होने के लिए, संबंध का के की, अधिकरण में, पर संबोधन है भो अरे। यानी हिंदी में यही 8 कारक होते हैं और उनके 8 भेद होते हैं। दिया है आपादान कारक, आपादान का मतलब से अलग होने के अर्थ में प्रयोग करेंगे, यानी विकल्प सी हो जाएगा। आगे देखें निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन करिए। उत्पत्ति के आधार पर बाबू शब्द कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहले का क्या नाम है, देशज शब्द, जिनके उत्पत्ति का कोई पता न चले। दूसरा क्या होता है, विदेशज शब्द, जो अंग्रेजी वाले शब्द हैं जैसे स्टेशन, होटल, प्लेटफार्म, पुलिस, रेल, टिकट, ट्रेन, ये सभी क्या हैं विदेश। रिक्शा, सायोनारा, ये सब क्या हैं विदेशज शब्द हैं। फिर अगला है उत्पत्ति के आधार पर देशज विदेशज तद्भव, जो हम लोग रोज़ बोल रहे हैं, बरखा, बरसात, ये सब क्या है तद्भव शब्द हैं। और एक होता है तत्सम, जो संस्कृत के ही मूलतः शब्द होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं तत्सम शब्द कहते हैं। तो हो क्या जाएगा, वर्षा हमारा क्या है तत्सम शब्द होगा। हिंदी किस भाषा परिवार की है, तो आइए देखते हैं हिंदी से बनने वाले प्रश्न। पूछ देता है कि हिंदी की लिपि बताइए। हिंदी की लिपि क्या है, तो देवनागरी है। हिंदी भारत की क्या है, राष्ट्रभाषा की राजभाषा। हिंदी भारत की एक राजभाषा है। हिंदी की किस भाषा परिवार की है, तो हिंदी भारोपी भाषा परिवार की है। हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है, कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। संविधान के भाग 17 में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त किया गया है। अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा के बारे में ही वर्णन हुआ है। आगे हम देखेंगे हिंदी किस भाषा परिवार की है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, भारोपी भाषा परिवार की है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, सबसे पहले जो भाषा आई वो भाषा का नाम है संस्कृत।
संस्कृत दो भागों में बढ़ जाती है, वैदिक और लौकिक संस्कृत। जो लौकिक संस्कृत होते हैं इसी से आता है पाली भाषा, फिर पाली से क्या आया प्राकृत भाषा, प्राकृत से क्या आया अपभ्रंश भाषा, और अपभ्रंश से क्या आया हिंदी। पूछा जाता है सवाल हिंदी की जननी कौन, तो अपभ्रंश। हिंदी की आदि जननी कौन, तो संस्कृत। पूछता है संस्कृत की पुत्री कौन, तो पाली। ठीक, हिंदी की जननी किससे या हिंदी का जन्म किससे हुआ, तो अपभ्रंश से इसका हिंदी का जन्म हुआ है। शुद्ध वर्ण का चयन करें। शुद्ध वर्ण क्या हो जाएगा, जो कृपा लिखते हैं ये हमारा शुद्ध वर्ण यानी विकल्प बी सही है। जाके पाँव न फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पराई, जिसके ऊपर आंकड़े समान न हो। कहे के मतलब दूसरे के दुख का अनुभव ये भी नहीं होगा, कड़ी मेहनत ये भी नहीं होगा, दया करना नहीं। जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। जिसके ऊपर आंकड़े समान न हो मतलब जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। जस दुल्हा तस बनी बराती का क्या अर्थ होगा कि सभी साथी एक जैसे, यही इसका अर्थ होगा। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, यहाँ सवाल है किस शब्द में आवा प्रत्यय लगा है। आवा प्रत्यय लगा है तो देखेंगे आवा प्रत्यय किस में लगा हुआ है, तो चढ़ धन आवा बराबर क्या होता है चढ़ावा होता है। जो माता रानी को जो कुछ भी हम लोग भेंट करते हैं चढ़ावा, ये चढ़ धन आवा प्रत्यय से मिलकर बना है, हो क्या जाएगा चढ़ावा। अगला प्रश्न देखेंगे किस शब्द में उप का प्रयोग हुआ है, तो उप धन कार बराबर होता है, बनेगा क्या उपकार। उप हमारा क्या है उपसर्ग है, कार हमारा मेन शब्द है, विकल्प सी हो जाएगा। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है, तो पहले तो हम जान लें कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। रूढ़ शब्द जिसको तोड़ा ना जा सके, यौगिक शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं या दो अलग अलग से मिलकर बनते हैं यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द जो सभी बहुब्रीहि समास होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो पाठशाला यौगिक शब्द हो जाएगा, अर्थात पाठ धन शाला यानी 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो हो क्या जाएगा यौगिक शब्द। क वर्ण किसके योग से बना है, तो आधा क और अ, इसका अगर विच्छेद करें वर्ण विच्छेद, तो क धन अ मिलकर क्या बनता है क, एक वर्ण बनता है, क में अस्वर रहता है। आगे देखें उष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं, तो यह व्यंजन के प्रकार होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। फिर एक और भी अलग से होता है जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। ये सभी किसके प्रकार हैं, तो ये सभी व्यंजन के प्रकार हैं। निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। राम पत्र लिखता है, तो राम क्या लिखता है पत्र। मैं बालक को जगवाता हूँ, मैं किसको जगवाता हूँ बालक को, अर्थात गेहूँ पीस रहा है, यह क्या है अकर्मक। गेहूँ का कार्य ही है पीसना, तो इसमें क्या ये अकर्मक क्रिया है। आगे हम देखें निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। जाति क्या है बूढ़ा, इसी में सिर्फ पा हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा बाबू बुढ़ापा बन जाएगा। अपना क्या है सर्वनाम, अगर पूछा होता सर्वनाम से भाववाचक, अपना में अगर पन जोड़ दे तो अपनापन हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हमें जातिवाचक से भाववाचक बनाना विकल्प हमें देंगे ए ऑप्शन, बुढ़ापा सही है। इनमें से कौन सी संज्ञा या कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। समूह का मतलब होता है झुंड, जो सभा होती है, सभा कक्षा झुंड सेना, ये सभी क्या है समूहवाचक में के अंतर्गत आती है। मिठास भाववाचक है, सोना चांदी पदार्थवाचक है, तो सभा क्या है भाव समूहवाचक संज्ञा है। मैंने कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, किसका संकेत है, तो मैंने कहा कि वाक्य जो होती हैं वो ये वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं
सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक कर्म, एक क्रिया हो, उसे हम सरल वाक्य कहेंगे। दूसरा होती है संयुक्त वाक्य, और जो दो वाक्यों में और, तथा, एवं, किंतु, परंतु से जोड़ा जाए इन्हें संयुक्त वाक्य। और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। जब एक वाक्य दूसरे पर निर्भर रहता है तो वहाँ पे होता है मिश्र वाक्य। मैंने कहा कि मैं घर जा रहा हूँ। ठीक, यह किसका संकेत है? तो यह मिश्र वाक्य का क्या है? संकेत है। एक वाक्य दूसरे पर निर्भर कर रहा है। निम्न में कौन सा अल्प विराम? जब वाक्य विराम चिन्ह, सबसे पहले कल ही का वीडियो बना के लोड किए, आप उसको एक बार हमारे प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा। विराम चिन्ह कितने होते हैं? 20। विराम चिन्ह के जनक कौन है? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। इन्होंने कहते हैं विराम का जो अर्थ होता है, विराम का अर्थ ठहराव से होता है। जिस तरह कार्य करते करते हम लोग थक जाते हैं, उसी तरह वाक्य लिखते समय उसमें विराम चिन्ह की आवश्यकता होती है। तो विराम चिन्ह के बारे में हम बात कर रहे हैं तो देखेंगे सभी विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से आए हैं, लेकिन एक ऐसा विराम चिन्ह है जो अंग्रेजी भाषा से नहीं आया है, उसका नाम है पूर्ण विराम। तो प्रश्न यहाँ दिया है अल्प विराम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या है? अल्प विराम। ऑप्शन बी क्या है? बी जो है पूर्ण विराम का चिन्ह है। यह तीसरा क्या है? सी देखा जाए तो यह अर्ध विराम का चिन्ह है, अल्प विराम का, अर्ध विराम का। सी अर्ध विराम का है। ऑप्शन ए हो जाएगा अल्प विराम का। अब यहीं देखिए आ ही गया, अभी चर्चा ही कर रहे थे तो तक सवाल आ ही गया। अर्ध विराम का चिन्ह, अर्ध विराम जो होता है इस तरह का होता है। एक अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक समय के लिए रुका जाए, लेकिन पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुका जाए, उसे हम क्या कहेंगे? अर्ध विराम। ऑप्शन नंबर डी सही है। अरे वह तो चमत्कार कर दिया। प्रश्न है अरे वह तो चमत्कार कर दिया। हाय हीप हीप इंडिया मैच जीत गई। ये सभी क्या हैं? ये जो वाक्य होते हैं ये विस्मय सूचक वाक्य यानी विस्मय बोधक वाक्य होते हैं, जिसमें विस्मय का मतलब आश्चर्यचकित होता है। आश्चर्यचकित, छी छी कितनी कड़वी दवा है। ओह इंडिया मैच हार गई। उफ कितनी गर्मी है। ऐसे शब्द जिनमें हर्ष, उल्लास, शोक का भाव प्रकट हो और वाक्य लिखते समय उसमें विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो उसे विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। राम घर गया, उसने माँ को देखा। संयुक्त वाक्य बनाइए। राम घर गया, सिर्फ यहाँ जोड़ दे और उसने माँ को देखा, यानी विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो? पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो रहा है तो यह क्या हो जाएगा बाबू? यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य में वह खेलता है, वह खेलता है, वह खेलता भी है और पढ़ता भी है, तो और शब्द से जुड़ जाएगा तो संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है। वाक्य के भेद होते हैं, वाक्य के दो भेद होते हैं, एक का नाम है उद्देश्य और दूसरे का क्या नाम है? विधेय। वाक्य जो होते हैं, वाक्य के दो अंग होते हैं। उद्देश्य का मतलब कर्ता, विधेय जिसके बारे में कार्य किया जाए या जो कार्य संपन्न होता है वो विधेय होता है। तो यानी विकल्प क्या हो जाएगा? उद्देश्य और विधायी। अगला देखें, विशिष्ट वाक्यों में संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य कहने का मतलब है कि जो वाक्य और, तथा, एवं, किंतु से जुड़ा हो उसे क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य। रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, बिल्कुल नहीं, एक वाक्य ये मिश्र हो जाएगा। गीता जिस घर में रहती है वह बहुत गुस्सा करती है, ये भी गलत है, एक वाक्य ये भी मिश्र वाक्य है। वह खाना खाकर सो गया, पहला ये तत्कालिक क्रिया हो रही है। उसने खाना खाया और सो गया, जो और से जुड़ा हुआ है यह क्या है? संयुक्त वाक्य है। अगला हम प्रश्न देखेंगे, विशिष्ट वाक्यों में मिश्रित वाक्य का चयन कीजिए। मिश्रित वाक्य, चोर को देखकर सिपाही पकड़ता है। चोर को देखकर। सेठ है कि नौकर ईमानदार है? नेताजी भाषण देकर चले गए, नहीं।
बिजली नहीं आई थी इसीलिए अंधेरा था। एक वाक्य दूसरे पर निर्भर कर रहा है या क्या है? यह हमारा मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अगर हमारा मेहनत आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्रीय हित में शिक्षा बाय धीरज सर।